आप बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, दूसरों को देखने नहीं दोगे आप। सर जी आप साइड में आ जाओ, बैठ जाओ ना पीछे। अभी तो भाई सबको नमस्कार। भाई आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलानी पड़ी मुझे क्योंकि कल देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री स्तरहीन बात करते करते मेरे पे कुछ आरोप लगा गए। प्रधानमंत्री का पद की एक अलग गरिमा होती है। आज तक के प्रधानमंत्री जितने भी हुए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब से लेकर के मनमोहन सिंह जी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी, जवाहरलाल जी, लेकिन कभी इस हल्के स्तर की बात कभी उन्होंने नहीं की। वो जब भी कभी इलेक्शंस में जाते थे तो विचारधारा की बात करते थे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बाबत बात करते थे, जनता को किस तरीके से रिलीफ दिया जावे उन पॉलिसीज को गिनाते थे और आगे वो क्या करेंगे वो बोलते थे। लेकिन इतना पर्सनलाइज जाकर के बोलने वाले ये पहले प्रधानमंत्री देखे हैं जो इस प्रकार के झूठे आरोप लगा करके चले गए। उन्होंने 3-4 बातें मेरे मुताल्लिक की। पहली बात तो उन्होंने कहा कसम रिवर फ्रंट में भ्रष्टाचार हुआ है। तो किसने रोका भाई? आप तो केंद्र की सरकार लेकर के बैठे हुए हो, सभी तरह की एजेंसियां वहां पर मौजूद हैं जांच करने वाली, करवा लो जांच। सिर्फ एक वेग बात कहना इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, ये कोई मायने नहीं रखता। ये तो आए दिन होता है, आए दिन हाँ एक आदमी दूसरे आदमी के खिलाफ कहता भ्रष्ट है। लेकिन आप स्पेसिफिक आरोप लगाओ कि इस चीज में ये भ्रष्टाचार इस वजह से हुआ है कि उसको फायदा पहुंचाने के लिए उससे जो है भ्रष्टाचार किया गया है, तो बात समझ में आती है। लेकिन वो वेग चार्ज लगा करके के साथ भ्रष्टाचार हुआ है और हमारी सरकार आएगी तो जांच करवाएगी। तो केंद्र की सरकार किसकी है? तो क्या जांच नहीं करवा सकती क्या? जांच करवा लो। झूठ बोल करके और आप अपनी स्पीच दे करके चले जाओ, यही हाल फिर हुआ। एक शिकायत हो गई, करवाई गई अजमेर के किसी आदमी से एनजीटी में के रिवर फ्रंट में का जो निर्माण हुआ है वो एनजीटी के नियमों के खिलाफ हुआ है, कानून के खिलाफ हुआ है। एनजीटी ने अपनी टीम भेज दी यहाँ पर, 2 रोज तक टीम देखती रही। क्या निकला नतीजा? क्या निकला नतीजा? जो बात हमने कही थी वही सत्य पाई गई। फैसला नहीं हुआ लेकिन फैसला होगा और वही सत्य होगा, देखना। ये सब हमें परेशान करने की बातें हैं, क्योंकि जो विकास यहाँ पर हुआ है वो इनको पच नहीं रहा। वो इनको बिल्कुल बड़ी तकलीफ में है ये कि इतना विकास किस तरीके से हो गया इतने कम टाइम के अंदर। ये रिवर फ्रंट 3 साल के अंदर कैसे बन के तैयार हो गया जो आज विश्व में इसका नाम हो रहा है। तो वो जो पेट में जो जलन हो रही है वो महज इस वास्ते हो रही है कि ये विकास उनको पच नहीं रहा। मैं आप ये निवेदन करना चाहता हूँ। जो सभा थी वो फ्लॉप थी, आपको याद हो तो 2013 में जब वो पहली बार आए थे
तो करीब करीब 70,000 आदमियों की भीड़ थी, इसमें कोई घोड़ा ही नहीं। लोग अपना आप आए थे, अपना आप आ रहे थे। जबरदस्त माहौल बनाया गया था उस वक्त। फिर 2019 में आए तो भीड़ छट करके 40-50 हजार के आसपास रहेगी। और अभी कल 18,000 की भीड़ है, 18,000 की। 16,000 तो कुर्सियां लगाई गई और 2-1,000 आदमी और थे। और वो भी भीड़ कहां से इकट्ठी की गई? कोचिंग के लड़कों को दुपट्टा पहना करके जो है वहां पर लाया गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। देखा आपने वो वीडियो? देखा है? सबने देखा है। कोचिंग के लड़के जो कोचिंग लेकर के नीचे उतर रहे हैं लड़के, उनके गले में पट्टा डाल करके उनको बिठा करके लेकर के वहां पर लगाया। इस तरीके से भीड़, वो 17,000-18,000 आदमी जो भी इकट्ठा हुआ, उसमें काफी बड़ा योगदान ऐसे लोगों का था जिनका कि कोई भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात उन्होंने कहा एयरपोर्ट, कि राजस्थान की सरकार एयरपोर्ट नहीं बनने देगी, जबकि राजस्थान की सरकार तो कभी की उनको जमीन दे चुकी। और जमीन देने का सबसे बड़ा प्रमाण ये बता रहा हूं आपको। माधवराव जी सिंधिया जो सिविल एविएशन मंत्री हैं, वो खुद एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 440 हेक्टर में से यूआईटी ने अपनी जमीन तो दे दी, लेकिन बाकी जमीन नहीं दी। अरे भाई, बाकी जमीन तो वन विभाग की है। यूआईटी की जो जमीन थी, यूआईटी के खाते की जो जमीन थी, वो तो आपको सिविल एविएशन के नाम पर लिख दी गई। उसका तो नामांतरण हो गया। ये तो मंजूर कर रहे हैं, खुद स्वयं मंजूर कर रहे हैं। देश का सिविल एविएशन मिनिस्टर। अब बाकी जो जमीन रह गई वो फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट के लिए हमारे पास डिमांड नोट आया था कि साहब इतना पैसा आप जमा कराओ, करीब 68-65 करोड़ रुपया या 55-60 करोड़ रुपया था, कुछ ऐसा था। उसकी पहली किस्त तो पहले हमने दे दी थी और दूसरी किस्त भी जमा करा दी। सारा पैसा वन विभाग का जमा करा दिया। जो डिमांड उनकी थी डाइवर्जन के लिए, जमीन के डाइवर्जन के लिए। अब तो सवाल ये आता है कि डाइवर्जन करेगा कौन? ऑर्डर कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। वन विभाग की किस्त तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बदल सकती है, उन्हीं के हाथ में है। क्यों नहीं बदलवा लेते हो? पहले तो वो मांग रहे थे 1350 हेक्टर हमें चाहिए। जब उनसे कहा गया साहब 1350 हेक्टर काय के लिए चाह रहे हो आप? आपका एयरपोर्ट जो है वो तो जयपुर का एयरपोर्ट ले लो, उदयपुर का एयरपोर्ट ले लो, किशनगढ़ का एयरपोर्ट ले लो, वो 300 हेक्टर का बना हुआ है। 300 हेक्टर का। जयपुर का तो इंटरनेशनल फ्लाइट चलती है आजकल जयपुर से, तो सिर्फ 300 हेक्टर का। तो हमने कहा, हमने लिखा उनको, चीफ सेक्रेटरी ने लिखा कि 1350 हेक्टर काय के लिए चाह रहे हो आप? तो उन्होंने कहा कि बाकी का जो है हम जो है अपने हिसाब से करेंगे, मतलब यानी कि उस जमीन को डेवलप करके वो बेचेंगे और बेच करके उसका खर्चा निकालेंगे और खर्चा निकाल करके फिर जो है एयरपोर्ट बनाएंगे। उनकी मंशाई थी। उन्होंने कहा भाई ये काम तो यूआईटी कर लेगी, बेचने खरीदने का काम भी आपका काम थोड़ी है, आप तो एयरपोर्ट बनाओ चल दो। तो कुल मिलाकर के फिर बाद में फैसला इस बात पे हुआ कि 500 हेक्टर पे जो है वो तैयार हो गए और 500 हेक्टर जमीन देने के लिए यूआईटी भी तैयार हो गई, गवर्नमेंट राजस्थान की सरकार भी तैयार हो गई और मुख्यमंत्री जी ने खुद ने ऑर्डर किया कि 500 हेक्टर जमीन जो है इनके नाम कर दी जाए।
जिसमें जो यूआईटी की जमीन थी वो तो हाथों हाथ उसका म्यूटेशन खोल दिया गया सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के नाम। और वन विभाग की जो जमीन थी, वन विभाग ने जो डिमांड नोट जारी किए वो पैसा आज तक पूरा जमा करा दिया गया। अब सवाल डाइवर्जन का है, तो डाइवर्जन तो आप अपने आप करो, आप करोगे भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, राजस्थान गवर्नमेंट तो कर नहीं सकती डाइवर्जन। किसने रोक रखा है आपको? दूसरी बात यह है कि जब शुरू में बात हुई तो उनसे कहा गया था इस बात को लेकर के कि भाई ये तो बताओ कि बजट प्रोविजन करवा हुआ कि नहीं हुआ इस एयरपोर्ट का आज तक। कहीं पर भी कोई निर्माण कार्य होता है तो उसका बजट प्रोविजन तो करना पड़ता है ना। तो 150 करोड़ रुपए का तो मामला है नहीं, 1000 करोड़ के ऊपर के मामला है। तो उन्होंने पलट करके जवाब दे दिया। ये संजीव कुमार साहब का लेटर है। ये संजीव कुमार है एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन, एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन है ये, उनका लेटर है ये, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम तीन 20 को लिखते हैं मुख्य सचिव को, मुख्य सचिव राजस्थान को, चीफ सेक्रेटरी राजस्थान को लिखते हैं कि सरकार को हम ये पुराना एयरपोर्ट नहीं सौंपेंगे। यानी कि मौजूदा एयरपोर्ट जो है उसका आप मुद्रणीकरण करो, मतलब उसको बेचो और बेच करके वो जो राशि आती है वो राशि हमें सुपुर्द करो। ये वर्ड लिखा हुआ साफ साफ, आप चाहो तो इसका फोटो ले सकते हो। मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को भूमि सौंपने और मौजूदा हवाई अड्डे के मुद्रणीकरण करके उपलब्ध राशि भारतीय विमान प्राधिकरण को सुपुर्द करने के लिए पत्र प्रेरित किया जा रहा है, ये लिखा है। यानी कि बजट का कोई प्रोविजन नहीं है। एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं कि इस एयरपोर्ट, पुराने एयरपोर्ट को बेच देवे, प्लॉट काट करके बेचे और बेच करके जो पैसा आवे तो बने, नहीं बिके नहीं बने, क्योंकि बजट का प्रोविजन नहीं है। ये सारा लेटर है जिसमें लंबा थोड़ा लिखा हुआ है पूरा का पूरा। फिर एक विवाद पैदा किया कि ठीक है आपने वन विभाग का तो पैसा जमा करा दिया, लेकिन ये ऊपर जो हाई टेंशन लाइन निकल रही है, इस हाई टेंशन लाइन को भी आप हटाओ और इसके लिए आपको 105 करोड़ रुपए जमा कराना पड़ेगा। हमने कहा भाई काहे के लिए करवाओ, हम तो जमीन देने की बात है। तो कहता भार रहित जमीन दो। भार रहित का क्या मतलब हुआ? भार में तो ये तो वहाँ पेड़ पौधे भी हैं, वो एयरपोर्ट हटाए तो पेड़ पौधे भी काट के देना उनको। डाइवर्जन चैनल, कोई भी प्रोजेक्ट लिया जाता है तो उसमें इन सब चीज़ों को शामिल किया जाता है डीपीआर में कि भाई ये चीज़ें हैं। नीचे अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, मान लो उसको हटाना हो, उसको डाइवर्ट करना हो इधर से उधर, तो भी वो उसी में शामिल किया जाता है डीपीआर में। ऊपर अगर कोई हाई टेंशन लाइन आ रही हो वो हटानी है तो वो भी डीपीआर में लिया जाता है। तो ये खर्चा तो प्रोजेक्ट कॉस्ट का है, प्रोजेक्ट कॉस्ट का तो आप भरोगे, राजस्थान सरकार क्यों भरेगी? मतलब इन सब बातों को लेकर के चूंकि बजट प्रोविजन नहीं है, पुराना एयरपोर्ट बेच नहीं पा रहे, डाइवर्ट आपका हाई टेंशन लाइन हटा नहीं पा रहे, डीपीआर तैयार नहीं है आज तक। ये रिकॉर्ड कब से चल रही है हाई कोर्ट
क्या हवाई अड्डा बनाएंगे 2013 से? मेरे ख्याल में 2013 के पहले से भी चल रही है, लेकिन 2013 के बाद तो सरकार केंद्र में इनकी आ गई थी 14 में, जब से रिकॉर्ड चल रही है। हाँ, बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे। तो किसने रोका आपको आज तक? आपने जो ही जमीन मांगी जमीन आपको आज दे दी, सारा काम कर दिया आपका। ये तो कम से कम कोई भी बात हो, अगर आप एक मकान भी बनाते हो तो सबसे पहले तो नक्शा नवीस को या किसी आर्किटेक्ट को हायर करके उसे नक्शा बनवाते हो। नक्शे के साथ साथ साइमल्टेनियसली जो है उस नक्शे को आप यूआईटी में या नगर निगम में जाकर के इजाजत के लिए लिखते हो। इन्होंने तो डीपीआर ही नहीं बनवाई, उसकी मंजूरी की बात छोड़िए। और करा क्या है वहां पर? सिर्फ प्रस्तावित साइट पर टोपोग्राफिकल सर्वे कर लिया है, सोइल टेस्टिंग करवा ली है। ये दो चीजें करवाई है, एक तो सोइल टेस्टिंग हो गई, मिट्टी के नमूने की जांच कर ली, और दूसरा ये कि इसका टोपोग्राफिकल सर्वे जो है वो करवा लिया। बस कुल मिलाकर के 8-10 साल में ये काम किया है और एयरपोर्ट बनाने चले हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, उन्होंने कहा यार वो जमीन मुझे दिखाओ, देखें क्या बात क्या है। उनको जमीन दिखाई तो भी माथा पकड़ के रह गए कि इनसे बगैर नहीं बनता है, तो चलो यार हमें बता दो, हम बना देंगे। राजस्थान की सरकार बना देगी एयरपोर्ट, कह तो देवे एक बार। ये एयरपोर्ट का मसला है, ये खुद मुख्यमंत्री खुद ये आपके ये कह रहे हैं, आपके सिविल एविएशन मंत्री स्वयं कह रहे हैं, कहा जमीन दे तो दी। आपको इस पर पूछ रहा हूँ, अभी पूछ लो। ठीक है भाई साहब, वो तो यूआईटी वाले परेशान है कि हर बार केंद्र की टीम आती है 50,000। अरे भाई आप इधर आ जाती है हर बार और आके घूम घाम करके चले जाते हैं, विजिट करने आते हैं, करते कुछ नहीं है, रिवर फ्रंट देखने आते हैं, रिवर फ्रंट देख के चले जाते हैं। तो सर क्या इनकी परमिशन वगैरह नहीं ली गई थी क्या? है परमिशन वगैरह नहीं ली गई थी क्या? जिस तरह के किसकी परमिशन? एनजीटी से या फॉरेस्ट से? क्यों आएगी? ये अपने रिवर फ्रंट का जब काम कोई जरूरत ही नहीं थी। मैं कह तो रहा हूँ आपसे कि इन सब चीजों की जांच करने के लिए कमिटी यहाँ पर एनजीटी की टीम आ गई और 2 रोज यहाँ पर जांच कर गई। हमारे हिसाब से वो कंप्लीट सेटिस्फाइड थी, रिपोर्ट आ जाएगी। एनजीटी की के पर्यावरण की परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं थी। और दूसरी बात यह कि एनजीटी जो वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, वो वाइल्ड लाइफ में आता ही नहीं है। ये लेटर है उसका, राजस्थान के उसका, जिसका जवाब इन्होंने दिया, एक फर्जी लेटर यहाँ पर भेजा गया। चीफ वाइल्ड ऑफिसर, ये आपका फॉरेस्ट का चीफ वाइल्ड कंजर्वेशन फॉरेस्ट है जयपुर में, उसको भेजा गया था फर्जी, जिसमें जुलाई की तारीख लगी हुई थी, और भेजा कब? सितंबर में। उस लेटर का जवाब प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान ने दिया। उसने जो जवाब दिया उनको, संयुक्त निर्देशक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, में लिखा उन्होंने कि इन गतिविधियों के लिए पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं हो, जिसके कारण उन्हें वन्य जीव स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं थी। साफ साफ लिखा है। और जो दोनों डीएफओ कोटा के हैं,
एक वाइल्ड लाइफ का और एक जनरल डीएफओ फॉरेस्ट का, दोनों ने लिख करके दिया, उनके भी कागज मेरे पास हैं कि साहब न तो ये वाइल्ड लाइफ में आता है, वाइल्ड लाइफ चालू होती है आपकी अप स्ट्रीम में और या फिर केशवराय पाटन के आगे। ये अप स्ट्रीम में नहीं बना हुआ है, डाउन स्ट्रीम में बना हुआ है। दूसरी बात, ये बफर जोन में भी नहीं आता, क्योंकि बफर जोन नोटिफाइड नहीं है अभी तक, आज तक कि क्या बफर जोन है। बफर जोन को नोटिफाइड करना पड़ता है कि वाइल्ड लाइफ का जो एरिया है उसका बफर जोन इतना 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 है, लेकिन वो आज तक नोटिफाइड नहीं है। तो न तो बफर जोन है और न वहाँ पर वाइल्ड लाइफ है। ये साफ जवाब उसका यह, इस जवाब का कोई भी जवाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं दिया। बाद में जब मालूम हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर ही नहीं था, वो तो फर्जी लेटर था। फर्जी लेटर था कि साहब आपने जो है अवहेलना करी है और ये करी है और वो करी है, वो सब तो जुलाई की तारीख लगा करके और सितंबर में भेजा गया, तो सब फर्जी था। ये साफ लेटर है, ये देखिए। और ये डीएफओ की सबकी रिपोर्टें हैं, दोनों डीएफओ ने लिख के दिया है कि न तो वाइल्ड लाइफ में आता है और न ये फॉरेस्ट में आता है। तो इनकी कॉपी एक तो ये है और एक ये दूसरा, ये जो ये दूसरा ये है। इनकी कॉपी है, इनकी फोटोकॉपी करा के देखिए। पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, फोटोकॉपी दे देंगे। एक ही बात है, आप पढ़ लो, फोटोकॉपी कराएंगे तो आप पता नहीं कब देख लो। मैं पढ़ना चाहो पढ़ लो ना। कि पद पर बैठने वाला व्यक्ति इस तरह की बात करे कि साहब हमें तो जमीन ही नहीं दी, जबकि सिविल एविएशन मंत्री खुद कह रहा है कि इतनी जमीन तो मिल गई हमें, लेकिन डाइवर्जन की वजह से जो है रुकी हुई है और ये डाइवर्जन होगा जब जाकर के आगे बढ़ेंगे। वो खुद कह रहे हैं अपने स्टेटमेंट में थोड़े। ये देखिए 500 हेक्टर जमीन उनको दी है। और जो अटका रखा है वो मैंने आपको बता ही दिया कि साहब हाई टेंशन लाइन। तो ये सब प्रोजेक्ट कॉस्ट की बातें हैं। अब वो कल से कहने लग जाएंगे हाई टेंशन लाइन में अगर हट जावे वाहिदी में तो कहने लग जाए साहब इतने सारे पेड़ हैं, इनको काटो। 500 हेक्टर बहुत बड़ी जमीन होती है, और वन विभाग की है तो हजारों लाखों की तादाद में पेड़ होंगे। उनको भी हटाओ, हो सकता है नीचे अंडरग्राउंड को केबल भी जा रही हो, पाइपलाइन भी जा रही हो, सब हमारे बात। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तुमसे नहीं बनता है भाई तो हमें दे दो यार, हम बना देंगे। मुख्यमंत्री जी खुद कह गए ये बात, सब समाचार पत्रों ने छापा भी है मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट। तीसरी बात ये थी साहब कि रिवर फ्रंट पर एक देश का होनहार एसेट था। ईमानदारी की बात तो ये है, जो कुछ भी थे पर ये एसेट थे, वो निश्चित तौर पर जो है वो अवार्ड के काबिल आदमी था, और अवार्ड 100% मिलता भी सही। ऐसा आदमी ढूंढे नहीं मिलता, इसमें कोई दोहरा ही नहीं। मुझे बहुत दुख है कि वो संसार छोड़ गए एक हादसे में। हादसा ही था, क्योंकि जब उनको कॉन्ट्रैक्टर ने, यूआईटी का कॉन्ट्रैक्टर था राजीव शर्मा, उस राजीव शर्मा के वो पीटी कॉन्ट्रैक्टर थे। थोड़ा नीचा करो यार। जब उसको पीटी कॉन्ट्रैक्टर के बतौर राजीव शर्मा ने एग्रीमेंट किया तो एग्रीमेंट में निश्चित तारीख लिखवा दी थी कि 2022 तक जो है मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। 2022 शायद अगस्त या सितंबर तक जो है इसको कंप्लीट कर दूंगा। वो सारे उपकरण भी अपने साथ ही लाए थे, जितनी भी इक्विपमेंट्स थे वो सब उन्हीं के थे, यूआईटी का कोई लेना देना नहीं। 25 मोल्डों में जो है उन्होंने उस मोल्डों में
घंटी को ढाला था। ढाल करके उस वक्त विवाद तो इतना सा हो गया ठेकेदार के और उनके बीच में, के ठेकेदार कह रहा था कि भाई इसको जल्दी खोल दो, तो उन्होंने कहा जल्दी नहीं खोल सकती, 50 दिन बाद 50 दिन इसको इंतजार करना पड़ेगा, ठंडी होगी, जब मैं अपने आप आ जाऊंगा और खोल दूंगा। आखिर में वो चले गए, यहाँ से दूसरी जगह चले गए, कोई काम दाम पे। बहुत बेहतरीन एक तरह से कलाकार कहे, आर्टिस्ट कहे, कुछ भी कहे उस आदमी को, लेकिन वाकई रियली वो एक एसेट थी, इसमें कोई दोहराई नहीं। बड़ा एक्सपर्ट आदमी था, लेकिन हो जाती है भाई, अच्छे अच्छे तैराक जो है ना वो कई बार डूब जाते हैं। तो जो 25 मोल्ड खोलने के लिए उन्होंने वो वापस आए दो महीने के बाद, मतलब 50 दिन की कह के गए थे, वो आए 50-60 दिन में। उन पे कोई किसी तरीके का हमारा दबाव नहीं, किसी का भी न तो यूआईटी के किसी आदमी का दबाव, तो मेरा तो खैर सवाल ही नहीं, मैं तो उस आदमी को आदमी को जिंदगी में कभी टेलीफोन भी नहीं किया होगा तुमको। तो जब वो खोलने लगे तो तीन या दो या तीन तो मोल्ड खोल दिए उन्होंने, लेकिन आगे जब मोल्ड खोलने लगे तो वो बेल्ट खसक करके नीचे गिरे और वो 25-30 फुट ऊपर से नीचे गिर करके और उनका देहांत हो गया। तो एक्सीडेंट है, वो किसी की गलती नहीं है। मैंने बताया ना कि अच्छा से अच्छा तैराक भी जो है कई बार डूब जाता है। लेकिन दुख है इस बात का। लेकिन उसके बाद में क्या होता है तो उनका लड़का, क्योंकि वो जो परिवार था उनका, वो खुद भी स्वयं भी बीजेपी की विचारधारा के थे। अगर विचारधारा से हमें कोई मतलब नहीं, किसी के भी थे वो, लेकिन आर्टिस्ट थे, बाकायदा काम कर ही रहे थे। पैसा का कोई विवाद मेरे ख्याल है उस कॉन्ट्रैक्टर से कभी था भी नहीं उनका, चूँकि उस घंटी को ठंडा करने के लिए उन्होंने कहा था कि 50 दिन लगेंगे इसको ठंडा होने में। बात भी ठीक थी, 50 दिन के बाद में खोलना था। वो 60 दिन बाद आए और ये आरोप लगाना का साहब 25 तारीख को चुनाव होंगे इसलिए उसको पहले खोलो, बेकार की बात। उसको खोलने दो या 3 मोल्ड खोलने में उनको 15 दिन लग गए, तो 25 मोल्ड खोलने में कितना टाइम लगता है? वो कम से कम भी 3-4 महीने में जाकर के खुलती वो घंटी 3-4 महीने में, तो एक रोज में नहीं खुल सकती थी वो। तीन मोल्ड खोलने में ही 10 दिन लगा दिए, 10-11 दिन लगा दिए, तो इतना ही टाइम लगता है। अब उस लड़के को जो उनके सर हैं उसको पकड़ लिया बीजेपी वालों ने, और बीजेपी वालों ने पकड़ कर कहा कि भाई तू तो बीजेपी, तुम्हारा परिवार तो भारतीय जनता पार्टी का है, तेरे फादर तो जो है उसमें आपातकाल में जेल भी गए थे, सर्टिफिकेट भी मिला था उनको, ये था वो था, सब बातें कही। ये बात तो सही है, आपातकाल में जेल तो गए थे, सर्टिफिकेट भी मिला था उनको, और थे भी बीजेपी के। उसमें हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि कई कॉन्ट्रैक्टर थे जो बीजेपी का काम का, बीजेपी के तो कोई कॉन्ट्रैक्ट इससे ऐसे थोड़ी दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट तो बाकायदा कोई नियम के अनुसार दिया जाता है। आपने कॉन्ट्रैक्ट आपने टेंडर जारी किए हैं, जो लोएस्ट आएगा और जो एलिजिबल होगा उसको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो कोई हो, कोटा का हो या कोटा के बाहर का हो, कोई सी कंपनी हो। वो आरोप भी लगाया गया कि साहब जो है कांग्रेस के उस पर दबाव डाला गया। मैं ये चैलेंज करता हूं इनको कि इसकी जांच करवा लो कि किसी प्रकार का उस व्यक्ति पर कभी कोई दबाव किसी ने डाला क्या।
और वो आदमी अजीब मतलब अलग अलग किस्म का इंसान था, जैसे लोग कहते हैं। तो दबाव में आने वाला भी नहीं था। वो पहले भी जब कॉन्ट्रैक्टर ने उस पर दबाव एक तरह से कहा कि भाई खोलो खोलो खोलो, उन्होंने कहा नहीं 50 दिन के पहले नहीं खोल सकता, और यहाँ से चले गया वो। और फिर वापस आया अपना। तो ये आरोप लगाना कि साहब हमने कोई दबाव डाला उसमें, और खास तौर पे मेरे लिए कहा गया मैंने दबाव डाला, तो भाई जांच करा लो यार इसकी। कलेक्टर ने तो एडीएम से जांच करवाने के लिए लिखी दिया, आप और बड़े अधिकारी से कहा, हाईकोर्ट के जज से करवाओ ना जांच। इससे मना किया। ये झूठे आरोप काहे को लगाते हो? वो भी प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। तीसरी एक और बात आई, 2-3 रोज पहले एक लेडी का मैं जब पुरानी के दौरे पे था, जन समर्थन के लिए दौरा किया था, तो उसमें लेडी 2-3 औरतों के साथ, 2-3 आदमियों के साथ, दो एक और थे, उनके साथ में आई। कहा कि साहब ये 25,000 रुपये भाया जी ने हमें दिए थे मंदिर की मूर्ति बनाने के लिए। हमने तो 50,000 रुपये मांगे थे और उन्होंने 25 दिए थे। उनके पास में कोई आदमी बैठा हुआ था, ये तो नहीं कहा उसने, तो उनके पास आदमी बैठा हुआ था, लेकिन मैंने जब पूछा तो पता लगा कि उनके पास कोई ये कैलाश जी बैठे हुए थे। कैलाश जी ने कहा कि साहब हम दे दें, मूर्ति के लिए आई है तो मूर्ति के लिए तो मैं भी दे दूंगा। उन्होंने निकाल करके 25,000 रुपये दे दिए उसको, दे दिए। सही बात है, जो उसने कहा वो बिल्कुल सही कहा, तो 25,000 दे दिए। तो उसने ये कहा कि साहब मूर्ति तो बन गई, इसलिए ये 25,000 रुपये आपका वापस आप ले जाओ। मैंने कहा भाई जिसने दिए है ना उसी को देना, ये कह के मैं आगे बढ़ गया। मेरे मुंह पे आ रहा है, उसी को देना। मैंने तो दिए नहीं, मुझे तो पता भी नहीं थे। उसको किस तरीके से मोड़ा गया है कि साहब वोट खरीदने के लिए उसको 25,000 दिए, जबकि वो अपने खुद के वीडियो में जब उसने ये कहा, वीडियो जो बताया गया उसको कहीं पर भी उसने वोटों का जिक्र नहीं किया। मंदिर के लिए, मूर्ति के लिए कहा कि मूर्ति के लिए दिए, और उसको प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि वोट खरीदने के लिए 25,000 रुपए दिए। अब उस लेडी ने कल एक दूसरा वीडियो जारी कर दिया जिसमें उसने लिखा, ये रहा, एक मिनट चालू कर, माइक पे लगा लो, माइक पे लगा देना, वीडियो भी कर देना। वॉल्यूम नहीं है, दूसरा निकल वॉल्यूम आएगा। वीडियो है सबके पास है, सबके पास है। ऑडियो नहीं है लेकिन वीडियो तो सबके पास है। ये वायरल हो गया। जिसमें वो कह रही है है सबके पास है, क्या दिक्कत है? 50,000 की ये हमारे मोहल्ले वाले ने बोला भाई 1 लाख की मूर्ति आएगी हमारे 50,000 की मूर्ति, तो हमारे को 25,000 रुपये देने चाहिए और 25,000 फिर देना चाहिए। बस ये बात ही, कोई वोट के लिए पैसे नहीं दिए, ये झूठी बात है, ये कोई मतलब लोग अफवाह बना रहे हैं। वो झूठी बात है कि इन्हीं ये कोई भी नारा लगाओ, हमने नारा भी नहीं लगाया किसी ने, और हमें तो कोई
कोई से भी मतलब नहीं है, मेरे को मूर्ति से मतलब नहीं, हमारी मूर्ति आ चुकी है। जिसमें कह रही है कि मूर्ति आ चुकी है हमारी, और 25,000 रुपये जो है वो मूर्ति के लिए दिए थे, वो वापस हम इसलिए लौटा रहे हैं कि मूर्ति हमारी आ चुकी है। और ये भी कहिए कि यही बात है, कोई वोट के लिए पैसे नहीं दिए, ये झूठी बातें हैं, ये अफवाह मत उड़ाओ। यहाँ कोई भी नारा लगाए, हमने नारा भी नहीं लगाया किसी और का, हमें तो कोई भी मतलब नहीं, हमें तो मूर्ति से मतलब है, हमारी मूर्ति आ चुकी। ये कहिए, कहीं पर भी इसने ये अपने मुंह से ये नहीं कहा कि हमें वोट खरीदने के लिए पैसा दिया गया क्या। तो बहुत कॉमन बात है, मंदिर के लिए लोग बाग आते ही हैं। मैंने तो यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बनवाए जन सहयोग से, करीब करीब 100 मंदिर बने होंगे कोटा में, मंदिरों का पुनरुद्धार किया होगा, कम से कम 100 मंदिर, और सब लोगों के सहयोग से किया। तो मेरी जेब से नहीं किया मैंने, सब जनता के सहयोग से किया, उन्हीं से सहयोग मांगा और उन्हीं से काम करवाया। तो कैलाश जी बैठे हुए थे, कैलाश जी ने कहा साहब इसके 25,000 में दे देता हूँ, वो दे दिया। अब उसको इस तरीके से मोड़ना एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है क्या? किस स्तर के आदमी इससे उस पद की गरिमा को बिगाड़ा है इस आदमी ने। तो मेरा तो कोटा की जनता से यही निवेदन है कि ये झूठ बोलने वाले और झूठी गारंटी देने वाले लोग जो है ना, उनको सबक सिखाने का यही वक्त है। अब ये देखिए आप, कि खुद जो देवेंद्र आ रहे थे उनका खुद का स्टेटमेंट है अखबार में कि मैं अब आ गया हूँ, अब जल्दी से जल्दी इसको खोल करके जनता को हैंगर पे लटकाऊंगा, इस घंटी को हैंगर पे नजर पर जल्द से जल्द हैंगर पर नजर आएगी घंटी। खुद का उनका स्टेटमेंट है। और वो आदमी भी खुरदार आदमी था, दबाव में आने वाला आदमी नहीं था, बड़ा आर्टिस्ट था, देश भर में उसका नाम था। ऐसी बात नहीं, हमें तो बहुत दुख है उनके जाने का। तो उनके जाने से काम ही अटक गया यहाँ पर। आप कैसे बोलेंगे, अभी तो उसका बोलने का बड़ा लेकिन हादसा है, गिर गए, हो जाते हैं भाई साहब। हैंगिंग ब्रिज का हो गया था, ब्रिज का हैंगिंग ब्रिज का ही हो गया था हादसा। कहीं किससे होते हैं, इसमें तो 45 होते ही हैं जो बड़े होते हैं। एक बड़ी सभा करी थी गुंजल साहब ने वहाँ पर, जिसमें वसुंधरा जी को बुलाया था, वहाँ 4-5 आदमी वहाँ मर गए। रिवर फ्रंट के निर्माण में भी 2-3 आदमी 3-4 आदमी की डेथ हुई है, होती है। गलती से कोई भी सावधानी रह जाए या कोई बात हो जाए तो होती है। तो ये सब बातें हैं साहब। एक ऑडियो और में 2018 के चुनाव में निश्चित तौर पर मैंने ये वादा किया था कि अगर हमारा राज आया तो हम इस KDL को कोटा से भगाएंगे। ये सही बात है, लेकिन उस वक्त तो हम राज में नहीं थे,
हमें मालूम भी नहीं था कि केडीएल कैसे आया है यहाँ पर, लेकिन आ चुका था। तो 2-3 साल हो गए थे उसको, तो ये तो मेरे ख्याल में 2016 में आ गया था, 2016 में आ गया था। चुनाव हुए 2018 में, जब लूट मची हुई थी यहाँ पर, लोगों को झूठे बिल दे दे करके वसूल किए जा रहे थे पैसे, जिसका खर्चा 500 रुपये आता था उसका 1000, 2000, 1500 ऐसे ऐसे बिल आया करते थे। हमने कई आंदोलन भी किए इनके खिलाफ, कांग्रेस जनों ने खूब आंदोलन किए, कई केसेस भी उनके खिलाफ रजिस्टर हुए, मारपीट तक हो गई। तो मैं जब 2019 में मैंने विद्युत मंत्री से कहा, मैंने कहा ये फाइल तो मुझे कम से कम दिखा दो, तो उन्होंने फाइल मेरे पास भेज दी। भंवर सिंह की पार्टी तो थे नहीं उस वक्त, दूसरे मंत्री थे। बीजेपी के राज में थे, पुष्पेंद्र राणा, कांग्रेस के टाइम पे भूपेंद्र, ये इनके पहले विद्युत मंत्री। बीडी गल्ला तो वैसा बीडी गल्ला साहब से मैंने कहा यार वो फाइल तो कम से कम दिखा दो मुझे, ये केडीएल कैसे आई कोटा में। उन्होंने फाइल भेजी तो उसमें एक एग्रीमेंट नजर आया। एग्रीमेंट की पहली शर्त ये, एग्रीमेंट की कई शर्तें थी, उसमें से सबसे मुख्य शर्त ये थी कि 20 साल तक कोटा में बिजली की सप्लाई और बिल की वसूली केडीएल करेगा, 20 साल तक। ये एग्रीमेंट था। मेरा माथा ठहरने किया, मैंने कहा ये क्या हुआ, 20 साल का एग्रीमेंट अगर कोई सरकार कर देती है तो उसको कैसे भगाएंगे अपन। तो मैंने पुष्पेंद्र सिंह जो राणावत उस वक्त विद्युत मंत्री थे, जिन्होंने ये एग्रीमेंट किया था वसुंधरा जी की सरकार में, मैंने उनसे एक रोज जाकर के बात करी। मैंने कहा यार पुष्पेंद्र जी ये बताओ कि केडीएल को कोटा में क्यों लाए आप। तो उन्होंने मैं क्या करूं, मेरा क्या कसूर है इसमें। मैं जानता हूं कि वहाँ खूब शिकायतें आ रही हैं, हमारे टाइम पे भी आ रही थी इसकी शिकायतें, और क्या करें, एग्रीमेंट तो कर चुके हम। तो मैंने क्यों किया आपने एग्रीमेंट, तो मैं क्या करूं, आप मुझसे क्यों कह रहे हो। तो मैंने क्या किया, आपके चारों एमएलए आकर के मुझसे कह गए कि इसका एग्रीमेंट करो और केडीएल को कोटा भेजो। उनके चारों के नाम गिराए उन्होंने। पहला गुंजल साहब, भवानी सिंह जी राजावत साहब, संदीप शर्मा साहब और ओम जी बिरला साहब, लोकसभा अध्यक्ष। उसका वीडियो है, ये ऑडियो है, सॉरी, वो वीडियो सुन लो, ऑडियो चला। मंत्री शांति दाखिल पे बात करेंगे वो। सर हेलो, पुष्पेंद्र सिंह साहब, आपकी फाइल तो मैंने निकाल दी। अगर मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा था, उधर माइक उधर लगा दे इसको लगा दे दो, ये बता दे, आप मैं पकड़ लेता हूँ, आपसे लगा लाइट बंद मत होने पुष्पेंद्र सिंह साहब, आपकी फाइल तो मैंने निकाल दी। अगर मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा था, आप ये एनर्जी मिनिस्टर थे, तब ये कोटा की और ये बीकानेर की जो ये है ना केडीएल कंपनी को जो है वो ठेका दिया था।
ऐसा नहीं क्या है ये बिजली सप्लाई बंद होगा उसको लाइट ही लगा के रखो यार। तब ये कोटा की और ये बीकानेर की जो ये है ना KDEL कंपनी को जो है वो ठेका दिया था। और ये ऐसा नहीं क्या है ये बिजली सप्लाई का CNC कंपनी हो है ना। CNC कंपनी हो कलकत्ता की। हाँ ये कलकत्ता की कंपनी है। इसको जब आपने ठेका दिया था तो ये हमारे यहाँ के जितने MLA थे तीनों चारों इनको भी बुला करके मीटिंग करी थी, आपने इनसे हाँ भरवाई थी। इन्होंने अध्यक्ष बताया करो। हाँ अध्यक्ष बताया था इसके हमारे जो संजय बाबू का सेक्रेटरी थे जो MD और CMD राइट किया था। नहीं जैसे ये था ये आप हमारे यहाँ के MLA थे ना, एक तो वो थे पहला गुंजल, एक हमारे की मैंने तो ओम बिरला। ओम बिरला। हाँ इन्होंने पहले तो हुकूमत की हो। अच्छा और फिर धीरे धीरे ये सब शांत हो गए हो। फिर सब साथ हो गए, सबने हाँ भर ली। शांत हो गए, वो शांत हो गए तो थोड़ी नहीं है। नहीं मीटिंग में हाँ भरी है इन्होंने, मीटिंग में हाँ भरी है। आपने मीटिंग बुलाई थी जो मुझे उसने बताया संदीप शर्मा। हाँ सेक्रेटरी MD और CMD सब हाँ सब फिर हाँ भरी इन लोगों ने। हाँ वो तो बात है ना। अब ये मना करता है कि साहब हमने तो जो है वो किया ही नहीं, के एग्रीमेंट नहीं किया इनके साथ, एग्रीमेंट तो हम तो खिलाफ चाहिए थे। और सबने हाँ भरी है, सबने हाँ भरी है। आपका बहुत जल्द हाँ भरी शायद सभी MLA ने हाँ भरी। अच्छा वो जी CSC का आगे था AM सिंह को। AM सिंह का CSC आगे था, वो भी बैठा, सेक्रेटरी बैठा, CMD MD सब बैठे, सभी MLA को बुलाया और सब बात करके सब समझ गई बात कि मतलब सबसे मंजूर किया, सबने मंजूर किया। आ गए सब चारों के नाम ले लिए उन्होंने। फिर चारों ने कहा, राजी होकर के कहा कहाँ साहब इनको भेज। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कोशिश करी और इसके खिलाफ नोटिस देकर के और इनको हटाने की कोशिश करी। तो ये हाई कोर्ट में जाकर के स्टे लिया है कि साहब 20 साल का एग्रीमेंट है हमारा, हमें कैसे हटा सकती है सरकार। स्टे मिल गया इनको, उसी स्टे पे आज तक चल रहे हैं। इसी बीच ये शिकायत आई नगर निगम की कि साहब 3 करोड़ रुपए का जो बिजली का बिल आता था हमारा, अब तो 30 करोड़ रुपए का दिया गया है, बिल आया है। तो मैंने कह रही है कि तो एकदम 10 गुना कैसा आ जाएगा। तो मैंने चीफ इंजीनियर महेंद्र बैरवा थे, उनके साथ उनकी पूरी टीम को यहाँ पर भेजा। मैंने कहा जाकर के चेक करो ये क्या मामला है। तो उन्होंने चेक किया तो नानता के आसपास ऐसे मीटर दिखे उनको कि जिसमें एक पोल, इलेक्ट्रिक पोल जो है आपका बिजली है, आपका स्ट्रीट लाइट का जो पोल है, उसमें इधर भी मीटर लगा हुआ और इधर भी मीटर लगा हुआ। मतलब जितनी बिजली वो खा रहा है वो इधर भी लिख रही है, इस मीटर में भी आ रही है और इस मीटर में भी आ रही है, दोनों का जोड़ लगा करके बिल दे दिया जाता है। इस तरीके का कई पोल मिले तो उन्होंने सब मीटर जब्त कर लिए, सारे मीटर जब्त कर लिए उन्होंने और जब्त करके पुलिस केस बना दिया। पुलिस ने तफ्तीश कर ली 1 साल तक लगातार, तो चालान तैयार कर लिया। चालान पेश करने लगे तो फिर वो कोर्ट में जाकर के फिर स्टे लिया है कि नो कोर्सिव एक्शन, नो कोर्सिव एक्शन का जो है उनको स्टे मिल गया। वो मामला भी वहीं रुका हुआ है, तारीख पे तारीख पड़ जाती है हाई कोर्ट में। तो हमने तो हर चंद कोशिश करी इसको हटाने की, लेकिन जब एक चुनी हुई सरकार अगर कोई एग्रीमेंट करती है तो दूसरी सरकार जो अगर मान लो राज बदल भी जाए तो दूसरी सरकार को भी उस एग्रीमेंट को मानना पड़ता है। लेकिन हमने उनकी शर्तों का उल्लंघन करते हुए उनके खिलाफ नोटिस जारी किए
जो जिन शर्तों को उनको ठेका दिया गया था, उन शर्तों की जो अवहेलना की उन्होंने, उनको नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करते अदालत चले गए, हाई कोर्ट से फिर स्टे लिया है। तो केडीएल की असलियत तो ये है, कौन लाया कौन नहीं लाया, और तत्कालीन विद्युत मंत्री ने साफ साफ बता दी है। और कोई और बात? और तो फिर आप लोग पूछे। हाँ, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं पूछे। ये घंटी अब लगेगी या नहीं लगेगी सर? लगेगी तो कैसे लगेगी? घंटी तो लगी थोड़ा जोर से पूछो। ये घंटी अब लगेगी या नहीं लगेगी सर? घंटा और लगेगा तो कैसे लगेगा? नहीं कराएगा। भाई साहब ये घंटी की आवाज आ रही थी। ये रिवर फ्रंट का घंटा अब लगेगा या नहीं लगेगा सर? और लगेगा तो आप कैसे लगा पाएंगे उसका? ये तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है राजीव शर्मा, वो करेंगे तलाश। कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है, हमारी तो कोई जिम्मेदारी है नहीं। जिम्मेदारी ठेका तो उन्होंने लिया है, तो बाकी काम वो किससे करवा करके यूआईटी को सौंपते हैं, ये सब कुछ उन पर निर्भर करता है। तो उसका कोई टाइम पीरियड वगैरह है क्या सर? टाइम पीरियड में तो कोई काम नहीं हुआ ना। टाइम तो इन्होंने जो टाइम दिया था उससे भी बहुत आगे निकल गए। ये जो भाई देखो, वो आदमी वाकई एक्सपर्ट था, इसमें कोई दोहराई नहीं। बड़ी मुश्किल से मिलेगा उसके एवज में कोई दूसरा आदमी, ये बात तो सही है। नहीं तो उसको अनूप भरतिया जी का कोई दबाव था क्या उसके ऊपर? बिल्कुल नहीं, कोई दबाव नहीं, किसी का भी दबाव नहीं था। नहीं, क्योंकि उनके कई सारे हम सभी, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, किसी का भी दबाव नहीं था। उनके कुछ वीडियो और ऑडियो सभी के पास में है। हाँ बताओ, आप बताओ क्या क्या वीडियो है? भरतिया जी ने यहाँ तक कहा था उन्होंने ऑडियो में कि किसने? वो देवेंद्र जी ने, कि साहब भरतिया जी ने मेरे को थाने में बिठा दिया इसको खोलने के लिए। इस तरह के वीडियो और ऑडियो पड़े तो ठीक है, तो उनका दबाव था क्या सर? कोई दबाव नहीं था, किसी का भी कोई दबाव नहीं था। उनने 50 दिन मांगे थे, वो तो 60 दिन में आए हैं। दारीवान जी, चलिए बस स्टॉप। दारीवान जी, एक आप महिला की वीडियो आपने भी दिखाया, आज एक और वीडियो उसका सामने आया है। एक और आज वीडियो सामने आया है उसी महिला का। उसमें वो ये कह रही है कि कोई कार्यकर्ता था आपका रुबिन नाम से, उस वीडियो में वो नाम लेके बोल रही है, वो घर में घुसा है, धमकाया है उसको, वो आरोप लगा रही है। जो वो कह रही है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और धमका के वो वीडियो बना के लाया। आज वो महिला कह रही है कि धमका के मुझे वीडियो बनाया है सारा। क्या पता क्या इसकी जानकारी हमें नहीं है। मेरी जानकारी में नहीं है। रिपोर्ट करा दो। और कोई सवाल पूछे साहब? सर, इतने सारे आरोपों के बीच में इस बार जीत की क्या योजना है? इतने आरोपों के बीच में उसके बावजूद जीत की क्या योजना है सर? क्या इतने आरोप एक साथ आपके ऊपर लग गए, सब तरफ से। मैंने कह दिया ना आपसे, हमसे का आरोप लगाने वालों को खुला चैलेंज करता हूँ, जांच कराओ। हाँ, तो इसके बावजूद अपनी जीत की क्या योजना है सर? कितने वोटों से जीत जीतेंगे? क्या रणनीति है? जीत की क्या योजना है? योजना बहुत बड़े मार्जिन से जीतूंगा, चिंता ही मत करो। हमारी भी है सर ये। हम भी सोच रहे हैं। बस चलिए, चलो ठीक है भाई, थैंक यू सर।